Hello students, welcome to Learners University. I am Rupal Kaur Anand and today we will discuss key features of Indian Constitution. In previous video, we have discussed about what is Indian Constitution, what are the purposes of Indian Constitution. So if you haven't watched that video, I advise you to go in the description box and click on the link. I am going to share it with you so you can understand the whole chapter correctly. So basically when we have been ruled by the Britishers for 273 years, तो जब 200 साल के अराउंड हमें रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने ये तो दिमाग में डाल दिया था कि हमारा कोई से, उनका कोई से नहीं था उस टाइम पे. जो भी ब्रिटिशर्स जो भी लॉज बनाते थे, इट वाज इंटायरली ऑन देम. वो अपने लॉज को बना देते थे एंड वी हैव टू फॉलो इट. कोई हमारा कोई उसमें से नहीं था. तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी. तो जब हमने इंडियन नेशनलिस्ट ने, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडियन नेशनलिस्ट ने दिमाग में ये डाल दिया कि किसी भी हालत में हमें जो भी गवर्नमेंट होगी उसके अंदर इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन या इंडियंस का से होना चाहिए. अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए. देखो अथॉरिटेरियन का मतलब दो टाइप की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती है. एक अथॉरिटेरियन जिसमें सिर्फ लीडर का से होता है, कोई भी वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ के मेंबर्स हैं, उनका कोई से नहीं है. दूसरी डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक में क्या है, जो सब टीम मेंबर्स हैं और जो लीडर है, सबका इक्वल से होता है गवर्नमेंट बनाने में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का चलने में. तो हम इंडियन नेशनलिस्ट ने ये सोच लिया कि रिप्रेजेंटेशन होगा. दूसरा इन्होंने सोचा कि हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी. तो इंडिया शुड बी डेमोक्रेटिक. इक्वल राइट्स होंगे, हर किसी को इक्वालिटी से ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. जैसे पहले रेशियल बेसिस पे भेदभाव किया जाता था, तो वो नहीं होगा. एवरीवन शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. नाउ यू सी कि हम कोई भी, हम में से जो 21 अबव है वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं. ठीक है. और अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारे पास राइट टू वोट भी आ जाता है 18 ईयर्स से अबव तक. राइट. तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या कहा, इन्होंने 300 लोगों को मिलकर एक कमेटी बनाई जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो 300 लोगों से मिलके बनी थी. और इसके अंदर इन लोगों ने, इनका एक काम था. इनका काम क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना. आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसके पीछे 3 साल तक इनका रेगुलर मेहनत थी. तो ये रेगुलरली इन्होंने मीटिंग अटेंड करी. और हमें देखो, अब यहाँ पे देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, सिर्फ सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, ये जो हम अभी पढ़ेंगे आगे, इन सब के रूट्स, इन सब के अलावा भी डायरेक्टिव पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें. पार्लियामेंट्री फॉर्म कैसे होनी चाहिए, आईपीसी है. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कंप्लीट गाइडिंग बुक बनाने के लिए इनको 3 साल लगे. तो इसके बाद इनके ऊपर एक बड़ा काम था. क्या काम था, इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया इन्होंने. कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया इन्होंने 1946 से लेकर इन्होंने 1949 तक इनको टाइम लगा था ड्राफ्ट करने में. 46, 47, 48, 49, 3 साल. 49 में ड्राफ्ट हो गया था, 50 में इन्होंने इफेक्ट पे ले आए थे. 47 में हमें आज़ादी मिली, 49 तक तैयार हो गया और हमें 50 पे हमें प्रॉपर मिल गया था कॉन्स्टिट्यूशन की ये पर्टिकुलर फाइनल ड्राफ्ट है. इसके बाद जब हमें आज़ादी का टाइम था तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी थे उस टाइम पे. कौन कौन से इश्यूज़ थे, देखो, जो भी कंट्री बनती है ना, वो अब मोस्टली कंट्रीज़ देखिए, जो कंट्री बनती है वो किसी रिलीजन के बेस पे है, किसी कम्युनिटी के बेस पे बनती है. कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होती जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन हो, डाइवर्सिटी हो, एक्सेप्ट अमेरिका. ठीक है. जो हम यूरोपियन कंट्रीज़ देखते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, तो क्रिश्चियन लॉज ही हैं वहाँ पे. इस्लामिक कंट्रीज़ है, वहाँ पे इस्लामिक लॉज हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये थी हमारी कंट्री के साथ कि हमारी कंट्री में बहुत सारे धर्म थे. हिंदुज़म था, बुद्धिज़्म था, इस्लाम था, क्रिश्चियनिटी थी, जैनिज़्म था, जूइश थे. तो ये तो प्रॉब्लम होगी कि हम किसके बेसिस पे लॉज बनाएं. तो ये इट वाज अ ह्यूज टास्क बिकॉज देयर वर डिफरेंट रिलीजन
डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट फेथ को मानने वाले लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। कहीं पे मलयालम बोल रहे हैं, कहीं पे तमिल बोल रहे हैं, कहीं पे पंजाबी बोली जा रही है, कहीं पे उर्दू बोल रहे हैं, कहीं पे बंगाली बोली जा रही है। तो अब सब एक नेशनल लैंग्वेज बनानी मुश्किल। इनफैक्ट यू वॉन्ट बिलीव इट कि हमारी जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो राजभाषा है, स्टेट लैंग्वेज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउथ के साइड पे नो वन स्पीक्स हिंदी, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो बिकॉज वी वांट टू कंबाइन ऑल the huge diversity in a, we have to combine them and make a single country। और मैं ये बताऊंगी सिंगल कंट्री। तो ये जो इतना बड़ा टास्क था ये बहुत ह्यूज था, कैसा ये करते हैं। और उस टाइम पे एक मेजर इश्यूज चल रहा था, हिंदू इंडिया और पाकिस्तान की डाइवर्जन या इनकी पार्टीशन चल रहा था। तो उस टाइम पे राइट्स हो रहे थे बिटवीन पाकिस्तान एंड बीच में लोगों के बीच में कि कौन कहाँ जाएगा। तो इतने सारे इश्यूज के बीच में they have to make a constitution, so they made a constituent assembly of 300 people and they start working on this। अब इन्होंने किस क्या क्या कंसर्न थे, दिमाग में क्या क्या था जो हमें इंक्लूड करना है। इनके दिमाग में था कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे पास, इतने सारे टाइप के लोग हैं, सबके बीच में यूनिटी बनानी है, एक भाईचारा। एक वर्ड है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब ही ब्रदरहुड है। तो हम कहते हैं ना इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा बहुत कॉमन फ्रेज है इंडियंस का कि वी आर इंडियंस, वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये जो यूनिटी लाए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, यूनिटी लाना। इसके बाद इन्होंने सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे काम किया कि कौन कौन सी चीज़ें सोशल बेसिस पे हम काम करेंगे कि लोगों के बीच भेदभाव ना रहे, लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए इन्होंने की फीचर्स निकाले कि ये मेन चीज़ों पे हमें काम करना है। क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो? एक हमारा हो गया ये फेडरलिज्म, अभी हम पढ़ेंगे आगे। फेडरलिज्म बेसिकली मतलब होता है कि अलग अलग गवर्नमेंट, जैसे ना ऐसे करके भी हम पढ़ेंगे, अभी हम रीड करते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट टायर लोकल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये नेशनल गवर्नमेंट, अभी पढ़ते हैं। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमारा वो 18 ईयर्स वोट वाला सिस्टम आता है कि 18 ईयर से बड़े होके हम वोट दे सकते हैं। तीसरा आ गया हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, जिसमें हम तीन ऑर्गन्स पढ़ेंगे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। फंडामेंटल राइट्स, सबको पता फंडामेंटल राइट्स। एंड आई एम प्लानिंग टू मेक अ एक्स्ट्रा वीडियो ऑन स्पेशली ऑन फंडामेंटल राइट्स, और उसको मैं जनरल टॉपिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं आई विल इंक्लूड इन दैट। सो इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, if you want a different video जिसमें there will be a detailed knowledge of fundamental rights, articles वगैरह सब इसके अंदर होंगे उस वीडियो में। तो if you want that video you can tell me in the comment section। ठीक है, I will try to make that video। दूसरा हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है कि कोई भी रिलीजन गवर्नमेंट के बीच में नहीं आएगा, यानी गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन के प्रति बायस्ड नहीं होगी। They have to carry all the religion on the same plate। ठीक है, किसी को भी ऊपर या नीचे के उसमें नहीं देखना। तो हमारे जो 5 की फीचर्स हमें पढ़ने हैं, वो पहला है हमारा ये फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का बेसिक मतलब होता है कि सपोज हमारा ये बड़ा वाला नेशन है, हमारे में क्या है कि अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करेंगी, कोई एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं है जो सब पूरे नेशन को चलाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले बनाया 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम, इसमें क्या था, एक तो लोकल लेवल होगी हमारी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज। हमने पंचायती राज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें 6th क्लास में। तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज में पंचायत का सिस्टम, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कैसे काम करती है। एंड इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट विथ चैप्टर क्लास 6th, तो आप मुझे बता देना, मैं क्लास 6th के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, बट राइट नाउ माय मेन कंसर्न इज टू कंप्लीट द लेसन्स ऑफ क्लास 8th, 9th एंड 10th। तो आपको अगर 6th क्लास की भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो, एक तो हमारा हो गया लोकल लेवल, पंचायती राज। दूसरा स्टेट लेवल, जैसे हमारा इस टाइम पे हमारे स्टेट पे कौन सी गवर्नमेंट है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, ठीक है, बंगाल में
TMC, ठीक है, ये जिसे हम दीदी दीदी कहते हैं। तो ये सारी जब ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब जो हमारी हरियाणा में, स्पेशली हरियाणा की कौन सी गवर्नमेंट है, हरियाणा में हमारी जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। तो जो स्टेट लेवल पे सरकार होती है वो अलग होती है, और जो लोकल लेवल पे वो अलग होती है। और तीसरा जो टायर है वो है नेशनल लेवल। जैसे हमारी इस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट है नेशनल लेवल पे, तो वो नेशनल गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट हमारी दिल्ली में आप, नेशनल गवर्नमेंट हमारी बीजेपी, और पंचायती राज अलग है। तो ये जो सिस्टम है ना, इसे ही हम कहते हैं फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म। जो अगला है हमारा वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनेगी, जब हम वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करेंगे इलेक्शंस में और वो आएंगे सरकार में, तो वो कैसे होगा, वो होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, पीपल हु आर अबव 18 ईयर्स, एनी सिटीजन अबव 18 ईयर्स कैन वोट। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसके थ्रू हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। हमारा जो तीसरा फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे, एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये जनरली आपको पता होना चाहिए। पहला हमारा लेजिस्लेचर, फिर हमारा एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। और एक्चुअली में हमारी जो सेपरेशन ऑफ पावर है इन तीनों की, चाहे इनके पास अलग अलग पावर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये एक दूसरे पे कंट्रोल रखते हैं। जैसे लेजिस्लेचर का काम है मेक लॉज बनाना। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये क्या करते हैं, ये एक लॉ पास होता है पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से। इसका पूरा हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आपका चैप्टर है इसके ऊपर। तो लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना। तो हमारा एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट लॉज, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो साइन करता है, लॉ को आगे पास करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं, लॉ को पास करते हैं। और हमारे जो पार्लियामेंट में लोग, लोकसभा राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर, ये जो लोग हैं ये लॉज बनाते हैं, ठीक है। साइन हमारे एग्जीक्यूटिव करते हैं। बट अगर एनी डिस्प्यूट हैपन बिटवीन एनी काइंड ऑफ लॉज, any kind of government, any citizen, where will they go? They will go to court. तो जो तीसरा जो ऑर्गन है वो है जुडिशरी, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वैसे एक्चुअली ऐसे है ये, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऐसे सबसे बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का हमने देख लिया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे है। अब जो हमारा फोर्थ है हमारा जो फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब है, सब लोग इक्वल है, लॉ के आगे सब लोग इक्वल है। हम किसी से गलत बिहेव नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का हो, सबको इक्वल राइट्स है। अगर सब वोट डाल सकते हैं, सब इक्वल एजुकेशन ले सकते हैं, सबको प्रॉपर खाना मिलेगा। कोई भी मतलब अभी आज जैसे एक चैप्टर आया था, ठीक है, उसमें क्या था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का, उसमें बायसनेस थी, तो वो नहीं होना चाहिए। सब इक्वल है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इश्यूज। अगला राइट टू फ्रीडम, सबको फ्रीडम है, किसी को तुम बांध कर नहीं रख सकते। सिंपली कि कोई भी इंसान को हम राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, सॉरी राइट टू फ्रीडम है, दैट मीन्स राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। कोई भी किसी भी किसी को हम रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते हैं इन राइट टू फ्रीडम। दूसरा हमारा राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन में हम कोई भी रिलीजन ऑप्ट कर सकते हैं, हम पे कोई फोर्स नहीं करेगा कि नहीं आप वो करें कि आप यही वाला, आप हिंदुइज्म ही अपनाएं या आप इस्लाम ही करें, ऐसा नहीं कर सकता कोई। आप कोई भी रिलीजन खुद चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट टू रिलीजन। राइट टू एजुकेशन, इसके अंदर आता है कि 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी,
ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है कि कोई भी इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको एजुकेशन नहीं मिली। फिर हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई आप उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, FIR कर सकते हो, या आपको कोई अगर परेशान करता है, अनइक्वल ट्रीट करता है, तो आप उसके अगेंस्ट लॉ केस फाइल कर सकते हैं। तो ये है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंदर ये भी आता है कि फोर्स्ड लेबर नहीं होगी, स्लेवरी नहीं होगी, 14 ईयर्स तक के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, चाइल्ड लेबर नहीं होगी। मैरिज एक्ट भी इसमें आता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी के राइट्स को हम खराब या वायलेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर इनमें से कोई भी हमारा राइट वायलेट होता है, हमें कोई अनइक्वल ट्रीट करता है, या हमारी राइट टू फ्रीडम स्पीच, या हमसे कोई हमारी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या किसी भी चीज़ में राइट टू एजुकेशन नहीं मिलता, रिलीजन नहीं मिलता, तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम कोर्ट जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू 5th फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब लेट मी टेल यू, देयर वाज अनदर फंडामेंटल राइट्स दैट वाज अमेंडेड, अब नहीं है वो, दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, कि हमारी प्रॉपर्टी का राइट्स वाले जो था कि वो भी पहले फंडामेंटल राइट था, बट वो किसी अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें उसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। अभी भी है हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स है, हमारी कोई प्रॉपर्टी ट्रेसपास नहीं कर सकता, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। 5th हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन से बायस्ड नहीं होगी, वो एक अनबायस्ड डिसीजन करेगी जो किसी रिलीजन के बेसिस पे नहीं होगा, किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म पहले नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी कुछ साल बाद ही रिसेंटली ऐड हुआ। तो इसके साथ आई गेस हमारा चैप्टर ही ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। तो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि हम आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। तब तक ले हैव अ गुड डे and please like and subscribe Learners University. Thank you.